बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। आदमपुर के महासंग्राम पर आज चर्चा करेंगे। हरियाणा में बीजेपी के आगे आदमपुर उपचुनाव एक बड़ा चैलेंज है। मनोहर सरकार के दूसरे कार्यकाल में यह तीसरा उपचुनाव होने जा रहा है और इस चुनाव में जितनी बड़ी चुनौती जीतने की बीजेपी के सामने है, उससे भी बड़ी चुनौती पूर्व सीएम भजन लाल के पोते भव्य बिश्नोई के सामने है। बीजेपी और भव्य के सामने कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं और क्या कह रहे हैं सियासी समीकरण, सबसे पहले इस रिपोर्ट में देखिए और उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। आदमपुर उपचुनाव का महासंग्राम शुरू हो चुका है। इस बार वहां पूर्व सीएम भजन लाल के पोते भव्य को उम्मीदवार बनाया गया है सत्ताधारी दल यानी कि बीजेपी से। 3 साल में बीजेपी पहले 2 उपचुनाव हार चुकी है। अब तीसरे उपचुनाव में सिर्फ बीजेपी की ही साख दांव पर नहीं, बल्कि उम्मीदवार भव्य बिश्नोई के लिए भी बड़ी चुनौती है। पिछले 2 उपचुनाव में मुकाबला भले ही कड़ा रहा हो, लेकिन बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और अब भव्य पर जीत का दबाव कई गुना बढ़ गया है। एक तरफ सोनाली फोगाट मामले में कुलदीप बिश्नोई पर सवाल उठ रहे थे, तो वहीं अब गिले शिकवे दूर करने की कोशिश की जा रही है। कुलदीप बिश्नोई सोनाली के परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे, तो सोनाली के परिजनों ने भी सोनाली के कार्यकर्ताओं को सम्मान देने की मांग कुलदीप बिश्नोई के सामने रखी, जिसके बाद माना जा सकता है कि यहाँ से मुश्किल थोड़ी कम होगी। अब जितना राजनीतिक जीवन मेरा रहा और जितने चुनाव हमने लड़े, 6 चुनाव मैं जीत चुका हूं अभी तक, जिस प्रकार का माहौल मैं आज देख रहा हूं, क्योंकि लोगों में एक बड़ा जबरदस्त उत्साह इसको लेके है कि 26 साल के बाद हम सत्ता में हिस्सेदारी कर रहे हैं तो हमारा विकास होगा, इलाके काम होंगे, लोगों की सोच सिर्फ वो है और वो उस वजह से इतना जबरदस्त माहौल यहाँ बना हुआ है आदमपुर में। लेकिन इसी बीच किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी इस बार भव्य बिश्नोई के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में अपने साथियों से राय मांगी है। उन्होंने लिखा कि आदमपुर में बीजेपी को हराने के लिए किसानों की तरफ से कोई उम्मीदवार खड़ा किया जाए या किसी का समर्थन किया जाए या केवल बीजेपी का विरोध किया जाए या कुछ भी ना किया जाए, कृपया अपनी राय दें। मुश्किलों के बाद अब बात करते हैं इतिहास और सियासी समीकरण की, क्योंकि इस बार इस्तीफा देने के पहले से ही कुलदीप बिश्नोई अपने समर्थकों में जा रहे थे और सत्ता के साथ चलने की बात कर रहे हैं। क्योंकि भले ही ये सीट भजन लाल परिवार का गढ़ रही हो, लेकिन लंबे समय से विपक्ष में रही है, इसलिए सत्ता के साथ विकास की बात की जा रही है। तो यहाँ अपने परिवार के सियासी दबदबे वाले इलाके में भव्य को परिवार की छवि का फायदा हो सकता है। इस बार आदमपुर की जनता के पास मौका है कि 2 साल ही सही सत्ता में बैठी सरकार के साथ जुड़ सके। अगर ये सोचकर वोटिंग हुई तो इसका फायदा भव्य को जरूर मिलेगा, लेकिन अगर बीजेपी सरकार की 8 साल की सरकार विरोधी लहर का यहाँ भी असर देखने को मिला तो इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और देखिए, इसी बीच किरण चौधरी का भी बयान सामने आ गया है। कांग्रेस पार्टी में क्या हलचल है, उसको लेकर भी एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उपचुनाव पर कांग्रेस विधायक किरण चौधरी का बयान सामने आया है। इशारों में भूपेंद्र हुड्डा पर उन्होंने निशाना साधा है। बड़ी खबर, इस बार चुनाव में सब एक तरफा। किरण चौधरी ने कहा भूपेंद्र हुड्डा ही जिम्मेदारी ले ले। फिर सामने आई है हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किरण चौधरी का जो बयान सामने आया है, उन्होंने उसमें कहा है कि उन्हें कुछ नहीं पता। सीएम भूपेंद्र पूर्व सीएम पर निशाना उन्होंने साधा और कहा कि अब वही संभाल ले जिम्मेदारी भी। क्या कुछ कहा है विधायक किरण चौधरी ने, आपको सुनाते हैं। देखो, ये होता है, प्रक्रिया ये होती है कि एआईसीसी के अंदर बैठकर जो है मंत्रणा करी जाती है कि किसको मतलब आवेदन आते हैं, उन आवेदन के जरिए जो है प्रक्रिया होती है कि भाई किसको देनी है किसको नहीं देनी है। तो इस बार जो है सारा वो काम जो है, आप जानते हो, एक ही तरफा काम हो रहा है, तो वो ही संभालें और जिम्मेदारी भी फिर वो ही लें। देखो, ये होता है। देखिए, किरण चौधरी ने कहा है कि एक तरफा काम हो रहा है। अब क्या है वो एक तरफा काम, ये एक बड़ा सवाल उठ गया है, क्योंकि वो कह रही हैं कि अब जब एक तरफा काम हो रहा है तो जिम्मेदारी भी खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही संभाल ले। और आदमपुर में कौन होगा कांग्रेस का उम्मीदवार,
हमें नहीं पता, उन्होंने कह दिया। तो ये जो कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी है, इसको एक बार फिर से उजागर कर रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी हितेंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं। हितेंद्र, उपचुनाव को लेकर देखिए पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं, लेकिन इस बीच कांग्रेस के अंदर की जो गुटबाजी है वही कम होने का नाम नहीं ले रही। तो उम्मीदवार का ऐलान तो करना दूर की बात। बिल्कुल सृष्टि, ये साफ तौर पर जाहिर होता है, क्योंकि जिस तरीके से इससे पहले अगर बात करें तो कुमारी सैलजा के बयान सामने आते हैं और पार्टी का जो संगठन बनना था उसमें भी देरी हो रही है लगातार। इस गुटबाजी को मद्देनजर रखते हुए ये माना जा रहा है कि जो संगठन बनाना था कांग्रेस की तरफ से, हरियाणा कांग्रेस की तरफ से, वो नहीं बन पा रहा है। और अब तो खुलकर के ये बात सामने आ चुकी है। किरण चौधरी का जिस तरीके से आज बयान सामने आया, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अगर पार्टी एकजुट होकर के वहां पर चुनाव लड़ती है तो जीत होगी, लेकिन सब कुछ एक तरफा चल रहा है। जो चुनाव में जो उम्मीदवार उतारने का जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है, उसका पालन नहीं किया जा रहा है। सब कुछ एक तरफा है। इशारों में निशाना साधती हुई नजर आई भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर, और ये कहती हुई नजर आई कि अगर चुनाव में जीत होती है तो भी उन्हीं की जिम्मेदारी, अगर हार होती है तो भी उन्हीं की जिम्मेदारी। और ये क्या हितेंद्र, ये जो इनका बयान है, ये क्या किन किन बातों को उजागर कर रहा है? क्या ऐसे में जो उपचुनाव का समय आ गया है, ऐसे में कांग्रेस को जरूरत नहीं है कि एकजुट होकर काम पर ध्यान दे, पार्टी पर ध्यान दे? बिल्कुल, इस बारे में भी सृष्टि वो साफ तौर पर ये कहती हुई नजर आई कि हमारी तरफ से कोई गुटबाजी नहीं है। जब कोई बुला ही नहीं रहा, कोई कुछ मंथन ही नहीं कर रहा है, कोई पूछ ही नहीं रहा है, तो फिर मामला जो है वो गड़बड़ाता हुआ दिखाई दे सकता है। और इसी को लेकर के वो साफ तौर पर जिस तरीके से जो उनका बयान सामने आया, उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि कांग्रेस में आपसी गुटबाजी इस स्तर तक बढ़ गई है कि एक दूसरे को पूछा भी नहीं जा रहा है कि किसको वहां पर उम्मीदवार उतारा जाए और किसको ना उतारा जाए। और साथ ही साथ ये एक और बात जो है वो यहाँ पर कहती हुई नजर आई कि मैं भी पूरे हरियाणा में घूम रही हूँ, अपने कार्यकर्ताओं के बीच जा रही हूँ। हमारे कार्यकर्ता भी मजबूत है, यानी कि वो अपने कार्यकर्ता और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकर्ता या फिर तमाम जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के अलग अलग, उनके कार्यकर्ताओं में भी एक बंटवारा से करती हुई नजर आई। तो जिससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि कांग्रेस में इस दौर में जब उपचुनाव में बहुत ज्यादा जरूरत है, कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस का गढ़ रहा है आदमपुर और वो वहां पर उनकी जीत तय है, उनके उम्मीदवार की जीत तय है। ऐसी स्थिति में अगर किरण चौधरी, कांग्रेस की एक वरिष्ठ नेता हैं, अगर उनका ऐसा बयान सामने आता है तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि क्या कुछ स्थिति कांग्रेस की अब आदमपुर उपचुनाव में देखने को मिलेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हितेंद्र आपका खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। और देखिए, आप चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय उनका करवा दूं। मेरे साथ बीजेपी से प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जी जुड़े हैं और कांग्रेस से प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी मेरे साथ जुड़े हैं। इनेलो से प्रवक्ता विजेंद्र सिंह रेडू जी मेरे साथ जुड़े हैं। वहीं राजनीतिक विश्लेषक राजकुमार सिंह जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। सबसे पहला सवाल मैं शास्त्री जी आपसे ही करना चाहूंगी। पिछले उपचुनावों की अगर बात की जाए तो उनके नतीजों ने आपका कुछ ज्यादा साथ नहीं दिया। इस बार के उपचुनाव से कितनी उम्मीदें? देखिए सृष्टि जी, समय की और पूर्व स्थिति की दोनों की हम यदि चर्चा करेंगे तो ये दोनों सीटें जो कांग्रेस और इनेलो के पास गई, ये बहुत लंबे समय से उन्हीं के पास रही है। आम चुनाव में भी और पहले चुनाव में भी कभी भारतीय जनता पार्टी का वहां उम्मीदवार जीता नहीं था। लेकिन हमारे यदि प्रदर्शन की समीक्षा करेंगे कोई ईमानदारी से राजनीतिक रूप से, तो वहां हमने मजबूती से चुनाव लड़ा और अपनी स्थिति को पहले से बेहतर किया, ये हम कह सकते हैं। इसलिए परिणाम हम जीत में नहीं लेकर आए, लेकिन हमारे लिए निराशा नहीं थी क्योंकि हम वहां बढ़े हैं। और जैसे भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में हर समय कुछ न कुछ गेन करती है, उसके अंदर उन चुनावों में भी हमने बहुत से लोगों को जोड़ा। अब रही बात इस चुनाव की, तो इस चुनाव में सीधा है कि एक हमारा कैंडिडेट और एक हमारी पार्टी की सरकार, दोनों तरफ से यदि हम इसकी समीक्षा करेंगे ईमानदारी से तो राजनीतिक विश्लेषक भी बोलेंगे, राजनीतिक पार्टियां भी बोलेंगे कि ये चुनाव पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है। पहली बात, कांग्रेस की गुटबाजी सबके सामने है, वो स्थिति बहुत मजबूती से लड़ नहीं पाएंगी। इनेलो यहाँ कहीं दिखाई देगी नहीं। और आम आदमी पार्टी हरियाणा विरोधी होने के कारण से हरियाणा के लोग उनसे वहां जब चुनाव में जाएंगे तो सीधा पूछेंगे कि पंजाब के पानी के ऊपर हरियाणा का हक है कि नहीं है, उसके ऊपर आप स्टैंड करेंगे। तो वो निश्चित रूप से जब वो दोनों ही बातें लोगों के सामने आएंगी तो केवल और केवल सबका साथ सबका विकास करने वाली भारतीय जनता पार्टी की नीति, नेता और नीयत के आधार पर उनके पास एक बेहतर और सुसंगठित जो विकल्प है वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीतने वाली है। चलिए ठीक है, जीत का दावा आप भी कर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रही है, तो विद्रोही साहब से भी सवाल ले लेते हैं। विद्रोही साहब, आपकी तो
पार्टी के अंदर की कलह खत्म नहीं हो रही, जीत का दावा करना तो दूर की बात, अभी उम्मीदवार के नाम पर ही आप मोहर नहीं लगा पाए हैं। सृष्टि जी, अगर आपको याद हो और मेरे साथी पैनलिस्ट शास्त्री जी को, रेड्डू जी को, राजकुमार जी को याद हो, आपके चैनल पर भी और हर जगह भी मैंने पिछले 4 महीनों से एक बात कही है कि भाजपा का कुलदीप बिश्नोई का एक सौदा हुआ है। उस सौदे के अंदर कुलदीप बिश्नोई भाजपा को राज्यसभा में वोट देंगे, बदले में उसके बेटे भाऊ बिश्नोई को टिकट मिलेगी, उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के जो केस हैं दोनों बाप बेटे के खिलाफ और लुकआउट नोटिस जारी है वो वापस लिया जाएगा। तो मेरी ये बातें सारी साबित हुई, एक भी बात गलत नहीं हुई। तो भाजपा को उम्मीदवार घोषित करने में क्या देर लग सकती थी, क्योंकि उनका तो पहले ही सौदा हो चुका था। लेकिन इस सौदे से कांग्रेस ने पहले ही हार मान ली क्या? आप सुन लीजिए ना, बात सुन लीजिए ना, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं ना मैं। अब रही बात कांग्रेस की, अब कांग्रेस ने कोई सौदा तो किया नहीं है, टिकटों के लिए आवेदन मांगे हैं, अब वो आवेदन आ गए होंगे, 17 के करीब आवेदन आए हैं, 1-2 दिन के अंदर उनकी छटनी कर हाईकमांड के पास भेज दिया जाएगा। जिस किरण चौधरी जी जिस प्रक्रिया की बात कर रही थी, उस प्रक्रिया की वजह से तो देर हो रही है। वो हाईकमांड के पास AICC में जाएगा और वहीं चर्चा होगी, सबसे सलाह होगी। अगर सबसे चर्चा और सलाह नहीं होनी होती तो हम भी भाजपा की तरह घोषित कर देते किसी एक आदमी का नाम। ऐसा नहीं है। अब किरण चौधरी जी ने किस संदर्भ में क्या बात कही है तो वो जाने, पर उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस एकजुटता से लड़ेगी तो हम जीतेंगे। तो एकजुटता से क्यों नहीं लड़ेगी? निश्चित रूप से हम एकजुटता से लड़ेंगे। विद्रोही साहब, और सबसे बड़ी बात यह है, ऐसा अगर किसी पार्टी में होता है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो पार्टी का कोई प्रवक्ता हो, कोई विधायक हो या कोई भी नेता हो, वो ये कहते हैं कि भाई बात चल रही है, बता देंगे आपको। लेकिन किरण चौधरी यहाँ पर कह रही है हमें नहीं पता, यहाँ पर सब एक तरफा है, हमें तो पूछा ही नहीं जा रहा। उन्होंने किस संदर्भ में कहा है सृष्टि जी मैं कह नहीं सकता। मैं टिप्पणी जब करूं ना, जब मेरी संदर्भ मुझे पूरा पता हो। नेता लोग अपनी बात में कई बातें कहते हैं, उन्होंने कहा होगा, मैं आपकी बात पर कोई आपत्ति नहीं कर रहा, पर मैंने कह रहा हूं जब समय आएगा तो AICC सबसे चर्चा करेगी, सबसे चर्चा कर ही उम्मीदवार घोषित किया जाएगा, इसीलिए देर हो रही है। और जहां तक जीत का सवाल है, आदमपुर के अंदर तो सीधी लड़ाई कांग्रेस और कुलदीप बिश्नोई के बीच में है। भाजपा तो कोई है ही नहीं ना, भाजपा के पास तो उम्मीदवार ही नहीं, तो वो क्या तो लड़ेंगे बेचारे, क्या वो जीतेंगे? ये जो लड़ाई है ये अवसरवाद, वो तो गए ना, इसी बात को लेकर गए ना कि मेरे बेटे को टिकट दे। मैंने पहले ही तो बता दिया। पर अब तो बीजेपी के हो गए हैं सर, अब तो बीजेपी के हो गए हैं। और बीजेपी के हो गए, मैं वो टेक्निकली बीजेपी हो गए, मैं सहमत हूं आपकी बात से, मैं उसमें आपत्ति नहीं कर रहा। परंतु लड़ाई जो होनी है वो कुलदीप बिश्नोई के अवसरवाद, स्वार्थ की राजनीति और भाजपा की जन विरोधी नीतियों और कांग्रेस के बीच होनी है। अब ये आप कह रहे हैं कि हमारे अंदर बिखराव है, इनके अंदर तो हमारे ज्यादा बिखराव है। इनके जो JJP के साथी हैं, आप याद रखना, इनको समर्थन नहीं देने वाले। जिस तरह 6 विधायकों के कंधे पर बंदूक रखकर खट्टर जी ने समर्थन वापसी की बात कहलवाई है, सब जानते हैं कि ये जो निर्दलीय विधायक किसके कहने पर क्यों कह रहे थे, सब जानते हैं। चलिए ठीक है, क्योंकि सुन लीजिए लास्ट बात, क्योंकि दुष्यंत चौटाला की राजनीति स्टेक पर है और वहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह और विजेंद्र सिंह की भी राजनीति स्टेक पर है। वो चाहे ना चाहे, मेरी बात याद रख लेना, पर्दे के पीछे दोनों कांग्रेस के उम्मीदवारों को समर्थन करेंगे अपनी राजनीति बचाने के लिए। चलिए इस पर भी जवाब लूंगी। ठीक है विद्रोही साहब, इस पर भी जवाब खत्म कर रहा हूं ना। ठीक है ठीक है ना सर, कुछ बात के लिए भी तो रखिए सर, सब अभी खत्म कर देंगे तो फिर अगले सवाल में क्या जवाब देंगे आप? इसी वाक्य को ही खत्म कर रहा था। नहीं ठीक है ना सर, लौटती हूँ आपके पास। विजेंद्र सिंह रेड्डू जी, बीजेपी का जिक्र कर दिया, कुलदीप जी का अलग से जिक्र कर दिया, कांग्रेस का भी कर दिया, मुकाबला इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द घूम रहा है। आपको तो पूछ भी नहीं रहे, आपका तो नाम भी नहीं लिया जा रहा, ऐसा क्यों? हाँ ठीक है सृष्टि जी, पता है क्या होता है कि जो पार्टी जीतने वाली है हर कोई उससे बचने का काम करता है। ये राजनीति में एक बड़ी प्रथा होती है, क्योंकि वो उसके साथ ही मुकाबला अपना दिखाते हैं जो कहीं स्टैंड नहीं करती है। मुकाबला उसके साथ नहीं दिखाएंगे जो जीतने वाली। कहीं न कहीं इनका विचारधारा ये होती है कि इसका नाम ही मत लो,
लेकिन असल में क्या है कि आदमपुर उपचुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जीतने जा रही है। जिस प्रकार से अभय सिंह जी चौटाला ने फतेहाबाद में हमारी मीटिंग ली और मीटिंग में उन्होंने डिसीजन किया कि हम हल्के से ही उम्मीदवार लेंगे, कार्यकर्ताओं के बीच से ही उम्मीदवार लेंगे। ये हमारे लिए एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है और हमारे नेताओं की एक पॉजिटिव सोच है जो अपने वर्कर का इतना ख्याल रखते हैं। और कहीं ना कहीं आज जिस प्रकार से निकाय चुनाव का परिणाम आपने देखा और पार्टी में दिन रात जो है ना प्रगति हो रही है। सिरसा की पूरी टीम ने, जेजेपी की पूरी टीम ने इनेलो को ज्वाइन किया। पानीपत की पूरी इंसो की टीम ने इनेलो को ज्वाइन किया। उधर जो ना झज्जर से कितने सारे नेता आ गए। मंजू बाजीगर जो पूर्व जेजेपी की प्रत्याशी रही वो हमारे इनेलो को ज्वाइन किया। इनेलो पार्टी का दिन रात ग्राफ बढ़ रहा है श्रेष्ठी जी, और आदमपुर में एक नया चमत्कार होने जा रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जीतेगी। अब देखिए कारण क्या है कि जीतने का कारण भी मैं बता देता हूं। आपने हमारे को किरण चौधरी जी को भी सुनवा दिया और आपने शैलजा जी को नहीं सुनवाया। उसकी भी मैंने एक वीडियो सुनी थी, वो भी कहीं ना कहीं खपा है इस बात से कि हमारी पूछ क्यों नहीं हो रही है। और जिस प्रकार से आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा अपना इस इलेक्शन के लिए मुहिम छेड़े हुए हैं, उससे स्पष्ट नजर आता है कि वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मदद करने का मन बना चुके हैं। जिस प्रकार से उन्होंने ऐलनाबाद में भारतीय जनता पार्टी की मदद की और गोविंद कांडा का मदद करने की कोशिश की, हालांकि वो सफल नहीं हुए। इसी प्रकार से आदमपुर चुनाव में भी वो चाहे किरण चौधरी को अलग रखते हैं, चाहे सुरजेवाले को अलग रखते हैं, चाहे शैलजा जी से बात नहीं करते हैं, केवल और केवल अपनी मोनोपोली लेकर के फैसला लेने का जो कार्य कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं वो बीजेपी की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक पेंच कहाँ फंसता है श्रेष्ठी जी, बीजेपी की तो मदद वो करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता बीजेपी से तंग आ चुकी है। जनता इतनी तंग आ चुकी है कि कल भी मैं एक डिबेट पर बैठा था, बीजेपी के एक प्रवक्ता ने कल भी कहा कि ये आंदोलन जीवियों को हम इस इलेक्शन में देख लेंगे। सत्यव्रत शास्त्री जी कहो तो मैं उनका नाम भी बता दूंगा। कल की हमारी डिबेट थी, कहते कि आंदोलन जीवियों को हम देख ले। अरे भाई, किसान आंदोलन में स्वयं देश के प्रधानमंत्री ने 19 नवंबर को टेलीविजन पर आकर के पूरे किसानों से माफी मांगी और इन कानूनों को वापस लिया। इसका मतलब ये क्लियर है कि किसान अपनी जगह पर सही थे। और फिर आज भी आप उनको आंदोलन जीवी और आतंकवादी कहते हैं, तो किसान लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र, एक पॉइंट सवाल हम करेंगे। हाँ, 5 सेकंड। ठीक है, मैं लौटूंगी सर आपके पास। राजकुमार सिंह जी से मैं 5 सेकंड और सवाल करूं। सर आ रही हूँ, लौट रही हूँ सर आपके पास, तुरंत आपके पास आऊंगी। राजकुमार सिंह जी, सभी को आपने सुना, उस पर भी अपनी राय रखिएगा, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि जो बीजेपी का उम्मीदवार यानी कि जो भव्य बिश्नोई है, इस उपचुनाव में कितनी चुनौतियां भव्य बिश्नोई के सामने रहेंगी? देखिए सृष्टि जी, ऐसा है कि ये चुनाव तो उपचुनाव, लेकिन कई चीजों का फैसला करेगा या उसका संकेत देगा। पहली बात, भजन लाल जो हरियाणा के कोई बहुत बड़े नेता रहे और लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, उनके परिवार की विरासत जो सिमटते सिमटते हर तक रह गई और बाद में माना गया आदमपुर तक रह गई, तो आदमपुर में कितनी बची है या नहीं बची है। दूसरा, कुलदीप बिश्नोई भाजपा में शामिल हुए, भाजपा ने उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए उनके बेटे को उम्मीदवार बनाया है। अब ये जिम्मेदारी कुलदीप बिश्नोई की भी है, पर इच्छा भी है कि वो अपने साथ अपने परिवार के अनुयायी क्यों ये जनाधार को कितना जोड़ पाए। क्यों भाजपा पिछली बार लड़ी थी, अच्छा प्रदर्शन किया था। अब जब भी कुलदीप बिश्नोई आ गए जो पिछले चुनाव में जीते थे, तो अगर उनके साथ जनाधार आया है तो जीत होनी चाहिए। और भव्य बिश्नोई भजनलाल परिवार की 30वीं पीढ़ी के व्यक्ति होंगे राजनीति में आने वाले, तो भाजपा भी चाहेगी कि उनका उम्मीदवार जीते, क्योंकि उन्होंने उन पर दांव लगाया है। कुलदीप बिश्नोई चाहेंगे कि उनके बेटे की पॉलिटिकल लॉन्चिंग एक प्रॉपर तरीके से हो, लेकिन उसमें कई किंतु परंतु है। पहली बात, कांग्रेस, जैसा आपने सुनवाया भी, किरण चौधरी की बातों से लगता है कि कांग्रेस में सब कुछ अभी भी ठीक नहीं है, तुम्हारी शैलजा की बातों से भी वही लगता है। तो अगर कांग्रेस विभाजित होकर चुनाव लड़ती है, एकजुट होकर नहीं लड़ती है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उसकी दशा और दुर्दशा क्या होने वाली है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब कांग्रेस लगभग एकजुट थी, माइनस कुलदीप बिश्नोई भजनलाल परिवार, तब भी कुलदीप बिश्नोई सीट से जीतते रहे।
यानी कांग्रेस का यहाँ गढ़ नहीं रहा, वो भजनलाल परिवार का गढ़ रहा। और उस परिवार के साथ आज सत्तारूढ़ दल जो हरियाणा में है बीजेपी, उसकी उम्मीदवार का या उसकी उम्मीदवारी की ताकत भी जुड़ गई। तो कांग्रेस कैसे उसको टक्कर दे पाएगी वो देखने वाली बात है। तीसरा कोण, आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमो है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि आदमपुर हरियाणा में आम आदमी पार्टी का प्रवेश द्वार बनेगा। तो इस चुनाव में यह भी फैसला हो जाएगा, हालांकि सबसे पहले उम्मीदवार की घोषणा उन्होंने की है कि ये प्रवेश द्वार जो हरियाणा का प्रवेश द्वार बता रहे थे अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के लिए खुलने वाला है या नहीं खुलने वाला। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच होगा, इसमें कोई दो राय आज की तारीख में नहीं होनी चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी को कितना समर्थन मिलता है, ज्यादा मिलता है, कम मिलता है, उसका असर कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रदर्शन पर भी पड़ेगा। हालांकि राह उतनी आसान नहीं होगी आम आदमी पार्टी की, आप भी जानते हैं जी। बिल्कुल आसान नहीं होगी, लेकिन ये पता चलेगा कि उनके लिए भविष्य की राह कितनी मुश्किल हो सकती है हरियाणा में, क्योंकि पिछले दोनों प्रयोग उनके बहुत अच्छे नहीं रहे। ठीक है सर, दोनों चुनाव में उनको जन समर्थन नहीं मिला। ठीक है सर, मैं शास्त्री साहब का अब रुख करना चाहूंगी। देखिए शास्त्री जी, अब किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो हैं वो भी उतर आए हैं इस उपचुनाव की लड़ाई में। वो किस तरह से, क्योंकि वो ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी को हराने के लिए किसानों की तरफ से कोई उम्मीदवार खड़ा किया जाए या नहीं किया जाए, या फिर किसी और पार्टी को समर्थन दिया जाए, ये सवाल वो पूछने लगे हैं। देखिए सृष्टि जी, मैं तो स्वागत करूंगा जी, उनको धरती दिख जाएगी, पंजाब में देख आए। देखिए सृष्टि जी, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है आपकी आवाज। हेलो, हाँ, मैं कह रहा था कि अभी पंजाब में वो धरती देख आए चढ़ूनी जी, और निश्चित रूप से मैं तो कहता हूं कि उनके समर्थन कहें ना कहें, समर्थक आगे आए ना आए, लेकिन चढ़ूनी जी को मैं जरूर निमंत्रण दूंगा आदमपुर के चुनाव के लिए कि आप अपनी जमीन देखकर जाएं। आपने जो बोया है उसमें कितना कुछ मिला है वो आपको दिखाई देगा। एक बात। दूसरी बात, वेद प्रकाश विद्रोही जी बड़े सीनियर नेता भी हैं और प्रवक्ता भी सीनियर है। कभी एक प्रवक्ता होता था तो भी यही प्रवक्ता होते थे, लेकिन राजनीतिक बेईमानी आज अपने बयान में ये कर गए। भारतीय जनता पार्टी और कुलदीप बिश्नोई की तो 4 महीने से इनके पास सारी कुंडली थी, लेकिन देखो कितने आश्चर्य की बात है कि किरण चौधरी के बयान की कोई जानकारी इनके पास नहीं है। यानी उसको, वो तो अनजान है, जानकारी होनी चाहिए अपनी पार्टी की सारी नेता की नस नस की, लेकिन जानकारी रखते हैं दूसरी पार्टी की। तो ये बचकाना बयान था। मैं विद्रोही जी से प्रार्थना करूंगा कितनी साफ गोई से जो बात आप कहते हैं वो आपके अंदर दिखाई नहीं दिया। और जहां तक इनेलो की बात है, इनेलो अपना, चाहे आप जेजेपी को कहें कि जेजेपी आ गई, वो आ गई, कुछ भी आ गई, लेकिन जनता के बीच स्वीकृति अभी नहीं है। आप भी मानते हैं पॉलिटिकल सेक्टर्स के अंदर है कि इनेलो के लिए अब हरियाणा के अंदर राजनीति की मुख्य धारा के अंदर लौटना बहुत मुश्किल है। और मुझे लगता है कि अब उनके पास जो करिश्माई व्यक्तित्व था चौधरी देवीलाल जी का, वो तो एक सार्वजनिक लोग थे, वो तो पॉलिटिकल से मैं तो ज्यादा सामाजिक मानता हूं, लेकिन एक लोक पुरुष के रूप में ओम प्रकाश चौटाला थे, वो थक गए, हार गए, बुढ़ापा आ गया, कमजोरी है, वो इतना सर्वाइव नहीं कर सकते, जिसके बिना इन लोग का चलना मुझे नहीं लगता कि कहीं मुश्किल होगी। और आम आदमी पार्टी के लिए तो कोई चर्चा का यहाँ विषय बनेगा नहीं, और मुझे भी लगता है कि कोई भी उसको सीरियस नहीं लगता। मैं उसके भाव बढ़ाऊं तो मुझे लगता नहीं। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा विकल्प है, और विकल्प तो तब होता है जब कोई और हो। अब हम केंद्र में भी हैं, हम स्टेट में भी हैं, और जो फाइनल कमेंट भी यहाँ पर मैं ले रही हूँ सत्ता की भागीदारी के लिए, इसमें ये भी ऐड ऑन कर दीजिए कि चुनौतियां मानते हैं भव्य बिश्नोई के लिए कुछ, या आपको लगता है कि नहीं एकदम बड़े ही स्मूथली आसानी से ये पार कर लेंगे राह? देखिए, जीत के लिए कोई चुनौती नहीं है, लेकिन मार्जिन के लिए चुनौतियां हैं। उस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं, और चुनौतियों को पार करके जो मार्जिन का जो बढ़ेगा, उसके लिए हम मानते हैं कि चुनौती है। उस चुनौती को पार ले जाने के लिए हमारी रणनीति, हमारे नेता, सब लोग लगेंगे, कार्यकर्ता, और चुनौती के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, उसको जीतती है। ठीक है, तो जीत के लिए चुनौती नहीं है, हाँ मार्जिन के लिए चुनौती है, उसको हम स्वीकार करते हैं। ठीक है, विद्रोही साहब जी, देखिए
आदमपुर में दो तरह का मतदान होगा, एक कुलदीप बिश्नोई को जिताने वाला और दूसरा कुलदीप बिश्नोई को हराने वाला। सीधा मुकाबला इसलिए मैं कांग्रेस और कुलदीप बिश्नोई के बीच में कह रहा हूं, जिनको कुलदीप बिश्नोई के स्वार्थ की, अवसरवाद की राजनीति को हराना है, भाजपा की जनविरोधी नीतियों को हराना है, वो सभी ताकतें एकजुट होकर कांग्रेस का साथ देगी और कांग्रेसी तो तैयार बैठे ही हराने के लिए। इसलिए हमारा मानना है ये उपचुनाव बिश्नोई परिवार के लिए वाटरलू होगा। और मैं राजकुमार जी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि वो पहली बार लॉन्च हो रहे हैं। राजकुमार जी शायद भूल गए कि उनके भाऊ बिश्नोई ने लोकसभा का भी चुनाव लड़ा था और इसी लोकसभा के चुनाव में आदमपुर से वो 20,000 वोटों से हारे थे, आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से, क्योंकि बिश्नोई परिवार को लोग हराना चाहते हैं। से हारे थे ना? हाँ, मैं कब कह रहा हूं कि हमसे आ रहे थे, मैं ये तो नहीं कहा है भाजपा से आ रहे, पर मैंने क्या कहा है कि जो भी बिश्नोई परिवार को हराना चाहता है, भाजपा को हराना चाहता है, उसी संदर्भ में मैंने दुष्यंत चौटाला और चौधरी वीरेंद्र सिंह को भी ऐड किया है। वो सभी लोग कांग्रेस को जिताएंगे क्योंकि कांग्रेस ही हरा सकती है। जितनी वोटें बटेंगी मतदाता भी जानता है और बिश्नोई परिवार को हराने वाले और भाजपा की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ने वाले भी जानते हैं कि वोट बटने का मतलब है भाजपा की जनविरोधी नीतियों को विद्रोही साहब, टाइम कम है, इसलिए कांग्रेस लेती हूँ। सर, कम शब्दों में फाइनल कमेंट सर अपना रख दीजिए, पार्टी क्या? हाँ, देखिए, सत्यव्रत शास्त्री जी की बात को मैं काटना चाहूंगा। इन्होंने जो कहा कि इनेलो पार्टी दोबारा से राजनीति के धारा में लौटना मुश्किल है, मैं बताना चाहूंगा 2009 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की 31 विधानसभा की सीटें थी और 2014 में भी बहुत बढ़िया नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह जी चौटाला हुआ करते थे। और जब 2013 में माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी को सजा हुई, उसके 13 से लेकर के 22 तक जिस प्रकार से अभय सिंह जी चौटाला ने संगठन को मजबूती से साथ खड़ा करने का काम किया और अब जिस हिसाब से दिन रात पार्टी बड़ी एक प्रोग्रेस कर रही है, अभय सिंह को बहुत बड़ा मैं इसका श्रेय देना चाहता हूं आज इस चैनल के माध्यम से। अभय सिंह जी बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही समझदार, बहुत ही मेहनती और बहुत ही त्यागी बहुत शुक्रिया। आप समय से ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया मेहमानों का जुड़ने के लिए। सत्यव्रत शास्त्री